लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स और हम वहाँ पर अमीनो एसिड्स लिपिड्स इनके बारे में एक जनरल डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स होते क्या है? तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में बनने वाले इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट होते हैं। केमिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हजारों कंपाउंड्स को कैसे आइसोलेट किया जाए, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, वो पॉसिबल हो सके तो उन्हें सिंथेसाइज करना, मतलब कि उनका निर्माण करना। जब हम बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर हमें बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, जिनमें एग्जाम्पल के तौर पर अमीनो एसिड, शुगर, ये सारे उनमें पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को ही मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो उनमें भी बहुत सारी कम कैटेगरीज पाई जाती है, जैसे कि शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स हैं, कुछ फास्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सब जो हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। जब हम प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल्स का एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर भी हमें हजारों कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं वो कंपाउंड कौन कौन से हैं। एल्केलॉइड्स है, फ्लेवेनॉइड्स है, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके कुछ आइडेंटिफिएबल फंक्शंस होते हैं और वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक अहम रोल वहाँ पर प्ले करते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी ह्यूमन के वेलफेयर में काम आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं: रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। कुछ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके कुछ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। एसिड सोल्यूबल पूल में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनमें एक फीचर कॉमन होता है। उन सबका जो मोलिकुलर वेट है उसकी रेंज 18 टू 800 डाल्टन के अप्रॉक्स होती है। The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds: proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids. अब यहाँ पर लिपिड्स को छोड़कर जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स है, इन सब का मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन या इसके अबोव होता है। इस रीज़न के कारण जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि 1000 डाल्टन से कम होते हैं, जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, वो सब माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका वेट इससे ज़्यादा होता है, जिसका मोलिकुलर वेट इससे ज़्यादा होगा, और जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन ज़्यादा होता है वे सब मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। द मोलिक्यूल्स इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। अब हमारे मन में सवाल आता है कि लिपिड जिसका कि मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन है वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में कैसे आता है? तो यहाँ पर हम इसके लिए भी चर्चा करते हैं। एक्चुअल होता क्या है कि जो लिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन में जो है, सेल मेम्ब्रेन में उसका स्ट्रक्चर बनाता है, सेल मेम्ब्रेन में वहाँ पर पाया जाता है। जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, है ना, उसको अच्छा मिक्सअप करते हैं, तो उसकी जो सेल होती है, वो जो सेल स्ट्रक्चर होता है, वो सेल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्ड हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन और जितनी भी दूसरी मेम्ब्रेन्स है वो सब टुकड़ों में बढ़ जाती है और वहाँ पर वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाती है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। Therefore, this membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the
मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस वजह से क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं। वो वेसिकल के फॉर्म में होने की वजह से वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही रह जाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेसिकल्स हैं वो वेसिकल्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मोलिक्यूल्स। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स मैक्रोमोलिक्यूल से एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को बनाते हैं। जब टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज आर ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट में हम कहें तो जब हम केमिकल किसी भी लिविंग टिश्यू का केमिकल कंपोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब कि किसकी मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है, तो हम पाते हैं कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पानी है, जो वाटर है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बताता हूँ, जैसे कि वाटर जो होता है उसका जो परसेंटेज है बॉडी में वो होता है 70 to 90%। प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और सम आयंस 1% होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक लीनियर चेन में बंध जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से एक लीनियर चेन में अमीनो एसिड्स बंधे होते हैं जो कि प्रोटीन कहलाते हैं। ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है और यहाँ पर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एलेनिन, साइटिन और प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एट्सेट्रा। जो प्रोटीन होता है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, ना कि होमोपॉलीमर। जो होमोपॉलीमर होते हैं उनमें केवल एक ही टाइप का मोनोमियर पाया जाता है और वही मोनोमियर बार बार रिपीट होता रहता है। अमीनो एसिड्स के बारे में यह जो इन्फॉर्मेशन है यह आपको आने वाले जो न्यूट्रिशंस के लेसन होंगे उनमें आपके बहुत काम में आएगी, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये हमें हमारी जो डाइट होती है, मतलब कि हमारा जो फूड मटेरियल होता है उससे हमारी बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं, मतलब जो आहार प्रोटीन हैं, वो अमीनो एसिड्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों हो सकते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करना, है ना, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करना, है ना, इस टाइप के कुछ फंक्शंस हैं जो कि प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वहाँ पर परफॉर्म करता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड। एसिड इनसॉल्युबल पूल में एक और मैक्रोमोलेक्यूल्स है जो कि वहाँ पर पाया जाता है, वो है पॉलीसेकेराइड, मीन्स कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड्स शुगर की एक लॉन्ग चेन होते हैं, एक लंबी श्रृंखला होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स वहाँ पर इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड consisting of only one type of monosaccharide, एग्जाम्पल ग्लूकोज। जो सेल्यूलोज है वो पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड होता है जिसमें केवल एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड पाया जाता है, कौन सा? ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेल्यूलोज क्या है, वो होमोपॉलीमर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें एक ही टाइप का, है ना, मोनोसेकेराइड पाया जाता है, वही बार बार इसमें अरेंज होता है।
जो स्टार्च है वो इसका एक अलग प्रकार है, एक अलग वेरिएंट है, बट ये प्लांट टिश्यूज़ में एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है जो कि प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर भी एक वेरिएंट पाया जाता है, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड चेन में देखें, जो कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन की चेन है, उस ग्लाइकोजन की चेन में जब हम देखते हैं तो उसका जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड कहलाता है, उसका जो लेफ्ट एंड है उसे हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। स्टार्च जो कि हेलिकल का एक फॉर्म बनाता है, मतलब हेलिकल के रूप में एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, वो इस हेलिकल पोर्शन में आयोडीन को या आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर होल्ड करके रखता है। कौन से पोर्शन में रखता है? हेलिकल के पोर्शन में। जो स्टार्च आयोडीन है वो कलर में ब्लू होता है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकेज, सेल्यूलोज में किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स हेलिकेज नहीं पाए जाते, इस वजह से ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को वहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकता है। जो प्लांट सेल्स होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और पेपर जो होता है वो प्लांट के पल्प से बना होता है। कॉटन के फाइबर भी सेल्यूलोजिक होते हैं। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इन नेचर, नेचर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जिसे हम कहते हैं काइटिन। काइटिन जो एक पॉलीसेकेराइड है उससे आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बना होता है। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। ये जो पॉलीसेकेराइड्स है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का, ये कैसा है? होमोपोलीमर्स है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे, बाय, थैंक यू।